हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 में यूक्लिड जियोमेट्री है। राइट, न्यू एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड जियोमेट्री। देखिए, यूक्लिड जो थे एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिनको फादर ऑफ द जियोमेट्री भी बोला जाता था। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जियो और मेट्री इनका मतलब क्या होता है। तो जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है, आप जानते हैं। जियो मीन्स अर्थ होता है। मेट्री मीन्स टू मेजरमेंट, टू मेजर समथिंग, टू मेजर। इसको जियोमेट्री को बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति, ज्यामिति। ठीक है, ये बोलते हैं। तो अर्थ, अर्थ मीन्स टू मेजर ऑफ अर्थ, अर्थ मीन्स टू मेजर लैंड, मीन्स लैंड मेजरमेंट। ये क्या है, ये बहुत पहले की, एक्चुअली बहुत पहले की बात हो रही है। राइट, बहुत पहले जब हमारे पास, मतलब हम किसी पॉइंट को नहीं समझते थे कि ये पॉइंट क्या है, एक लाइन क्या है, कोई सर्कल क्या है या स्क्वायर क्या है, ये सब चीज़ों को जब हम नहीं समझते थे तब की ये बातें हैं। तो यूक्लिड नामक एक मैथमेटिशियन हुए, एक साइंटिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने इन सब के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कवर किया और वो बताया कि पॉइंट क्या है, जियोमेट्री, हम किसी लैंड को या किसी अर्थ को कैसे मेज़र करते हैं। राइट, तो उनके बारे में ये सब स्टडी करी गई। उन्होंने कुछ एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट दिया, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट दिया। अब आप कहेंगे कि ये एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट क्या है। तो जो एक्सियोम्स है उसमें, अगले पेज पर देखते हैं, जो एक्सियोम था ये एक्चुअली क्या था, ये दोनों एक्सियोम्स एंड जो पोस्टुलेट था ये एक्चुअली एजम्पशन थे, एक टाइप के एजम्पशन होते थे, विच आर ऑब्वियस, विच आर ऑब्वियस टू यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। राइट, ये मतलब इसको समझा जाता था कि ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, हर जगह एक्सेप्टेड है। ठीक है, बट ये प्रूव नहीं हुए, बट दे आर नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। अब आप कहोगे कि ये प्रूव कैसे नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो कि एग्जाम्पल में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक लाइन ले लिया। तो पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये सपोज हमने एक पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया। ठीक है, यूनिवर्सली हर कोई मानते हैं, जानते हैं ये पॉइंट है, बट ये प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, इस पर हमें माइंड यूज़ नहीं करना है, ऐसा यूक्लिड नामक जो पर्सन थे उन्होंने कहा। लाइन है, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको प्रूफ नहीं किया गया या प्रूव्ड नहीं है, बट वो चीज़ें यूनिवर्सली प्रूव्ड हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, प्रूव्ड नहीं है बट यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये चीज़ें हैं, ऐसा है। ठीक है, इन्होंने थ्योरम भी दिया। थ्योरम क्या दिया, दे आर स्टेटमेंट। थ्योरम क्या होती है एक्चुअली, दे आर स्टेटमेंट which are proved, ये स्टेटमेंट होते हैं। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट होते हैं जो प्रूव्ड है। मतलब एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट जो है ये प्रूव्ड नहीं है, बट थ्योरम प्रूव्ड है। ठीक है, ये कैसे प्रूव्ड है, यूजिंग डिफिनेशन, डेफिनेशन को यूज करके ये प्रूव्ड है। डेफिनेशन, एक्सियोम्स, ठीक है,
प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो पहले स्टेटमेंट प्रूव्ड हैं। राइट, या फिर कोई डिडक्टिव रीजनिंग है, रीजनिंग इस टाइप से ये प्रूव्ड है। राइट, हम इसके बारे में आज कुछ स्टडी करेंगे, लाइक हम पढ़ेंगे इनकी की मतलब इनकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है, डिफिनेशन NITI होगा, NITI हो या डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जिसमें से 7 डेफिनेशन इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने एक्सियोम्स दिया, एक्सियोम्स में भी 7 एक्सियोम्स दिया। ठीक है, और इन्होंने पोस्टुलेट भी दिया। ठीक है, पोस्टुलेट में इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिया। मतलब हम कह सकते हैं डेफिनेशन, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, DAP। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने दिया, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत है जो इन्होंने जैसा भी कहा? चलिए चलते हैं, इनकी जो भी इन्होंने डेफिनेशन दी, एक्सियोम्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यूक्लिड जियोमेट्री, फादर ऑफ द जियोमेट्री। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट क्या होता है? एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट आर द एजम्पशन होते हैं विच आर ऑब्वियस, जो ऑब्वियस हैं, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, बट ये प्रूव्ड नहीं है। उन्होंने ये चीज़ें, एग्जाम्पल पॉइंट ले लो, आप लाइन ले लो। थ्योरम जो होती है, थ्योरम दे आर प्रूव्ड होती हैं यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियोम्स एंड मैनी मोर स्टेटमेंट विच आर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो पहले प्रूव्ड हो चुके हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर है, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी लिख के समझा चुका हूँ। फिर क्या है, फिर इन्होंने यूक्लिड नामक जो इन्होंने कुछ जियोमेट्री दी, जियोमेट्री इन्होंने बताई। तो जियोमेट्री में कैसे है, देखो इनकी डिफिनीशन, यूक्लिड की जियोमेट्री में मैं आपको क्या बताया कि डिफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सियोम्स पढ़ेंगे, पोस्टुलेट इन्होंने दिया। 7 डिफिनेशन दी, 7 एक्सियोम्स दिए, 5 पोस्टुलेट दिए। ठीक है, ऐसा। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो पहली डिफिनेशन ये है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब पॉइंट जो है वो है बट उसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब उसको कोई प्रूव्ड नहीं कर सकता कि ये, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड है, अ लाइन इज ब्रेथलेस, ब्रेथलेस लेंथ। मतलब देखो जैसे एक लाइन है तो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ कोई है, पर इसकी ब्रेड्थ नहीं है, इसकी चौड़ाई नहीं है कोई। तो इन्होंने ये बताया। हम आज लाइन के बारे में जानते हैं, पॉइंट के बारे में जानते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत पहले की बात हो रही है, जब हम लाइन के बारे में जानते ही नहीं थे कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि लाइन होती है जिसकी एक लेंथ होती है पर्टिकुलर, ये लेंथ हो गई इसकी। सपोज मान लो 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, व्हाटएवर जो भी है, पर उसकी लेंथ है लेकिन उसकी कोई ब्रेड्थ, चौड़ाई नहीं है। उन्होंने ये सेकंड डेफिनेशन में बताया। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन में क्या बताया, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। मतलब जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन है, तो इस लाइन के जो एंड हैं, एंडिंग है, वो पॉइंट है। ठीक है, मतलब बिना एंडिंग पॉइंट के लाइन नहीं हो सकती, उनके कहने का यह मतलब था, लाइन के एंड में पॉइंट होंगे। ठीक, फोर्थ, इन्होंने फोर्थ डेफिनेशन बोली, द स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाई इवनली विथ पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कहने का मतलब कि अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसे इवनली बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको मिला के या जिनसे मिलकर स्ट्रेट लाइन बनती है, उन पर पॉइंट्स 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। मान लो कोई सरफेस बना है, ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस है कोई, ठीक, तो इसमें क्या होगी कि केवल लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ होगी और नथिंग एल्स, कुछ और नहीं होगा। लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और कुछ और नहीं होगा।
ठीक है। मान लो ये बोर्ड है, सपोज जिस पर हम पढ़ रहे हैं A4 साइज का ये पेपर है, बोर्ड है, ठीक है। इस पर क्या है कि ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये ऊपर से नीचे तक ये ब्रेड्थ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। क्लियर है? वो ये कहना चाहते हैं फिफ्थ वाले डिफिनेशन में। फिर सिक्स्थ में क्या बोला, द एज ऑफ अ सरफेस अ लाइन, मतलब जो सरफेस है, मान लो कि उनकी जो, सपोज ये ऐसा कोई सरफेस हो गया, या आप अपने घर को कोई एक पेपर समझ लो, सपोज ये क्वेश्चन पेपर जो इस फॉर्मेट में बना है, तो इनकी जो एजेस हैं, ये एज है, ये एज है, ये एज है, एज है। जैसे मान लो ये आप अपने घर का रूम ले लो, तो उसमें जो कितनी एजेस होती हैं, 6, तो वो 6 वो एजेस जो है वो एज एक लाइन है। उन्होंने ये कहा कि द एजेस ऑफ अ सरफेस, कोई सा भी आप सरफेस ले लोगे तो उसकी जो एजेस हैं वो लाइन होंगी, ठीक है। ये 6वें में कहा। फिर 7वें डिफिनीशन में उन्होंने कहा कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मान लो कि ये प्लेन है, सपोज हमने ये प्लेन मान लिया, तो उन्होंने ये बोला कि इस प्लेन में इवनली ऐसी बहुत सारी लाइन है, सपोज ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसी लाइन ही लाइन बहुत सारी हैं, ठीक है। वो ये बोलना चाहते हैं। अब उनकी इन बातों को हमें एक्सेप्ट करना होगा डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें प्रूफ नहीं करी, दे डिडेंट प्रूव्ड, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद उन्होंने क्या दिया, एक्सियोम्स दिया। तो एक्सियोम्स के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने एक्सियोम्स भी 7 दिए, 7 एक्सियोम्स दिए। देखो एक एक करके समझते हैं अपन। पहला एक्सियोम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू दैट ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स। मतलब उनके कहने का मतलब कि मान लो अगर एक ए है वो किसी बी के इक्वल है, एंड बी किसी अदर सी के इक्वल है, तो उनके कहने का मतलब ये कि इसका मतलब कि ए और सी मतलब वो ये वाले एक दूसरे के इक्वल होंगे। उनके ये कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब कि ए इक्वल टू सी है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ए और सी इक्वल हो जाएंगे, ये कहने का मतलब हुआ। सेकेंड एग्जाम्स में उन्होंने बताया इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मतलब कहने का कि मान लो एक ए है और ये इधर बी है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनमें हम कुछ भी 2 ऐड कर दें एंड 2 ऐड कर दें दोनों साइड, तो वो सेम होंगे, इक्वल ही होंगे। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू और अगर समझाऊं तो मान लो कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 5 दोनों इक्वल हैं, राइट। तो इनमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे, मान लो कि हमने 2 ही ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये अभी भी इक्वल होंगे। जब क्यों? क्योंकि ये 5 2 7 हो गया देखो, और ये 7 हो गया, तो हैं दोनों इक्वल। तो उनके ये कहने का मतलब कि अगर किसी इक्वल चीज़ में कुछ इक्वल दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों साइड दोनों इक्वल में, तो वो इक्वल ही होंगे। अब दरअसल आप कहोगे कि ये ऐसी कोई बताने की चीज़ नहीं है, ये तो ऑब्वियसली प्रूफ की बात है, मतलब अंडरस्टूड है कि ये तो होगा ही, सही होता ही है, पर ये उस टाइम नहीं था। उन्होंने ये इनको एक मैथमेटिकल फॉर्म में बताया कि ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा एक्सियोम्स, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। वही कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि अगर 5 और 5 आपस में इक्वल हैं, अगर इनमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जैसे हमने ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मान लो हमने 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, तो वो अभी भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड भी 3 आएगा, 5 - 2, राइट साइड भी 3 आएगा। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर दो कोई चीज़ें इक्वल है तो उनमें हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों में तो भी इक्वल होगा, कुछ हम ऐड कर दें तो भी इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड हुआ। फोर्थ, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो मैं एक ये प्लेट ले लिया, सपोज प्लेट कुछ मतलब क्वाड्रिलेटरल टाइप की है, ठीक है, 4 भुजाओं वाली प्लेट है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरी प्लेट ले ली, सेम, मतलब आप यहाँ ये नहीं समझना कि अलग अलग लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ इक्वल है,
अगर इस प्लेट को मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो ये प्लेट है, उसी के ऊपर एक ये भी प्लेट हो गई, मतलब कोइंसाइड कर रही, ठीक है, कोइंसाइड कर रही, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, उनके ये कहने का मतलब। अब ये प्लेट्स किसी भी फॉर्म की हो सकती है, मान लो कि सर्कल है तो ये एक सर्कल ये हुआ और दूसरा सर्कल ये था, तो मैंने एक दूसरे को इसके ऊपर रख दिया तो ये और ये इसी के ऊपर ये हो गया, तो मतलब ये कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल हैं, और इक्वल है आप समझते हैं, अगर इक्वल है तभी तो कोइंसाइड करेगा, क्योंकि मान लो आपके पास दो सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ की कॉपी है, सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों की सेम है, तो एक के ऊपर मान लो एक ब्लैक कलर की है एक रेड कलर की है, ठीक है, तो ब्लैक कलर के ऊपर अगर मान लो आपने रेड रख दिया तो कोइंसाइड कर गई पूरी की पूरी, तो आपको रेड दिखेगी, और अगर रेड के ऊपर आपने ब्लैक कलर की कॉपी रख दिया तो आपको पूरी की पूरी ब्लैक दिखेगी, तो कोइंसाइड कर गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके सिर्फ कलर, मान लो कलर की यहाँ बात हो रही है समझाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों सेम है, उनकी सब कुछ लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी जिस भी फॉर्म में जिस भी हम डायमेंशन में बात कर रहे हैं वो सब कुछ सेम है, ठीक है, ये कहने का मतलब था। फोर्थ, अब फिफ्थ क्या हुआ, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब ये कि मान लो एक बहुत बड़ा कोई सा भी एक बड़ा पार्ट है, मैं उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल दूं, तो ये कहने का मतलब हुआ कि जो बड़ा वाला पार्ट है होल वो हमेशा ग्रेटर होगा अपने पार्ट से। मतलब मान लो उदाहरण के लिए कि हम आपके पास 100 रुपये थे, तो 100 रुपये में से 50 रुपये उसका पार्ट हुआ 100 रुपये का, तो 100 हमेशा 50 से ज़्यादा होगा, या 25 जो हुआ तो 100 का पार्ट ही है ना, तो 25 हमेशा छोटा होगा 100 से। या होल की बात करूं तो होल जो है हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होगा, ठीक है। या आप इसी में कोई मान लो रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल में इतना हिस्सा निकाल दिया, तो इस बड़ा वाला हिस्सा तो हमेशा ग्रेटर होगा ना, ये बड़ा वाला हिस्सा हमेशा ग्रेटर होगा इस छोटे वाले हिस्से से, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, ये उन्होंने कहा। फिर सिक्स्थ एक्सियोम्स में उन्होंने कहा द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, मतलब कहने का ये मतलब कि मान लो कि वही 5 और 5 अगर दो चीज़ें इक्वल है, अगर उसमें आपने कुछ डबल कर दिया तो वो बाद में भी इक्वल रहेंगी, अगर पहले इक्वल थी तो उनमें डबल किया तो वो बाद में भी इक्वल रहेंगी। मीन्स जैसे आपने एक बार किसी इक्वल चीज़ में मान लो x था, ठीक है, अब मान लो ये x था, कहने का मतलब ये कि अगर इसमें आप प्लस करोगे दोनों साइड, अभी x इक्वल है, इसमें अगर दोनों साइड प्लस करोगे तो भी इक्वल रहेगा, सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे तो भी इक्वल रहेगा, और इनटू करोगे तो भी इक्वल रहेगा दोनों साइड, ठीक है। ये छठवीं एक्सियोम्स में बोला। सेवंथ में क्या बोला, द थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, मतलब अगर सपोज 5 था, ये आपस में इक्वल था, अगर इसका आपने हाफ कर दिया तो वो बाद में भी इक्वल रहेगा। मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये डिवीज़न में भी इक्वल रहेगा, ठीक है, मतलब चाहे प्लस हो माइनस हो इनटू हो या डिवीज़न हो, सब में अगर दो इक्वल चीज़ें हैं तो उनमें आप कुछ ऐड करोगे तो भी वो इक्वल रहेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इक्वल रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इक्वल रहेगा, डिवीज़न करोगे तो भी इक्वल रहेगा। ये चार चीज़ें तो ये बोल दिया उन्होंने। फिर एक चीज़ ये बोला कि होल जो है हमेशा होल जो होगा अपने पार्ट से ग्रेटर होगा। पांचवी चीज़ ये बोल दिया द थिंग्स विच आर कोइंसाइड, अगर कोई दो चीज़ें कोइंसाइड कर रही दैट मीन्स कि वो इक्वल है, लाइक, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ उन्होंने ये क्या बोला कि अगर उसको, हाँ 7 हो गए ना, एक तो उन्होंने विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स वन अनदर इक्वल एडेड, हाँ 4 चीज़ें तो ये प्लस माइनस इनटू डिवीज़न का बोला। एक चीज़ बोला कि होल ग्रेटर हो गया, ठीक है। एक चीज़ कोइंसाइड के बारे में बोला 6 हो गए। और एक चीज़ ये बोला कि उन्होंने कि अगर कोई एक चीज़ दूसरे की इक्वल है और दूसरी तीसरे की इक्वल है तो पहली वाली चीज़ तीसरे की इक्वल होगी, वन अनदर, ठीक है। ये उन्होंने अपने 7 एक्सियोम्स में बोला, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, उनको पढ़ते हैं। ये पोस्टुलेट 5 दिए उन्होंने। देखो
जो पहला पोस्टुलेट इन्होंने दिया, ठीक है, पोस्टुलेट में इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स ये प्रूव्ड नहीं थे, इन्होंने प्रूव नहीं किया, बस वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट दे आर नॉट प्रूव्ड। स्टेटमेंट या थ्योरम जो थी उनको प्रूव किया, ठीक है, बाय स्टेटमेंट बाय एक्सियोम्स के थ्रू प्रूव किया, बट पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स को उन्होंने प्रूफ नहीं किया। क्लियर है? देखो, गिवन पहला पोस्टुलेट क्या था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब कहने का ये कि मान लो कि अगर दो यूनिक पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, तो इनसे एक यूनिक लाइन पास होगी। मतलब मान लो कि इनको मिलाओगे तो एक यूनिक लाइन ही मिलेगी, ठीक है, चाहे ये पॉइंट जहाँ हो, तो अगर आप उनको मिलाओगे तो ये यूनिक लाइन ही मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? दूसरी उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया, टर्मिनेटेड लाइन, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब मान लो कि ये एक टर्मिनेट लाइन है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गई, ठीक है, तो इसको आप इनडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हो, इसको ये आप बढ़ा सकते हो, इसको इधर 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 इनडेफिनेट, जितनी आपकी इच्छा इनडेफिनेट आप बढ़ा सकते हो उस टर्मिनेटेड लाइन को। लाइन मान लो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी थी, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब अगर मान लो कि आपको एक सर्कल ड्रा करना है, तो सर्कल में क्या होगा कि अगर उसका आपने मान लो कि एक रेडियस ले लिया, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया कि आपने एक इसका सेंटर ले लिया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रेडियस ले लिया, ये सेंटर मान लो ओ ले लिया, ये रेडियस आर ले लिया, तो उससे आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर। मान लो यहाँ सेंटर आपने ले लिया और अगर रेडियस इतनी लिया तो ये इतने घूमेगा, ठीक है, ये सर्कल होगा, ठीक है। अगर बड़ी रेडियस लिया तो वो, मतलब अगर कोई आप सर्कल का सेंटर ले रहे हैं, कोई रेडियस ले रहे हैं उस पर्टिकुलर, उसको आर के जब घुमाएंगे तो वो सर्कल बनेगा, ठीक है, कहने का ये मतलब था। फिर ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू द अनदर। मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये एक राइट एंगल हुआ, कोई आप ऐसा बना दो तो यहाँ भी राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, आप जानते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री आपस में इक्वल ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऐसे बना दो, ये ऐसा बना दिए, या ऐसे आप बना दो, तो अगर ये 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है। आप एक लाइन ऐसे मार दो, दूसरी लाइन ऐसे मार दो, मतलब ये आपस में 90 हो गए, तो राइट एंगल चाहे जहाँ बने वो राइट एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है। ये चौथा इनका एक पोस्टुलेट था। क्लियर है? पांचवा पोस्टुलेट, पांचवें पोस्टुलेट में क्या कहा उन्होंने, पोस्टुलेट इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन make two interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angle is less than two right angle। उनके कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो एक लाइन ये जा रही है, मान लो कि एक लाइन ये जा रही, ठीक है, दूसरी लाइन ये जा रही है, इनको अगर एक कोई सपोज ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, सपोज ये लाइन L3 है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मान लो कि ये लाइन L3 है, तो इनमें जिन दो साइड, मान लो ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, ये एंगल 3 हुआ और ये एंगल 4 हुआ। अगर वो कहने का मतलब कि जिधर क्या बोल रहा है यहाँ से, टू स्ट्रेट लाइन मेक लाइन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अगर एक साइड मतलब ये भी सेम साइड है, ये दो लाइन थी, इनका तीसरी लाइन L3 आई, तो इनका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये अगर
सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। अब आप जानते हैं कि राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो एक 90 हो गया तो दो कितने हो जाएंगे, 90 90 180। और ये बोला है कि लेस देन, मतलब इन दोनों का सम अगर 180 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये लेस देन 180 है जिस साइड, मतलब जिस साइड अगर ये एंगल लेस देन टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से कम है, उधर लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ाएंगे, तो वो कहीं आगे जाके इनडेफिनेटली अगर प्रोड्यूस करेंगे मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 290 डिग्री। मतलब उसी साइड अगर आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी, ऐसा कहीं पॉइंट होगा जहाँ पर वो मीट करेगी। किस साइड, जिधर दो एंगल सेम साइड के उनका सम दो राइट एंगल से कम मतलब 180 से कम होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन आप ऐसी ले लिए, दूसरी लाइन ऐसे ले लिए, तो ये लाइन आप जिधर से ला रहे हो तो ये ले जाओगे ना कहीं, और ये लाइन जहाँ से ला रहे हो ये भी ले जाओगे, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी। ये लाइन के अगर जहाँ साइड का एंगल दो राइट एंगल से कम है, ये एंगल 1 2, पर इधर जहाँ वो राइट एंगल 180 से ज़्यादा है, मतलब मान लो कि ये 180 से ये दोनों कम है, तो बाकी जो दोनों बचे वो 180 से ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी 90 से एंगल ज़्यादा होगा, ये भी 90 से ज़्यादा होगा, तो दोनों का सम 180 से ज़्यादा होगा। तो ये लाइन उस साइड जिधर एंगल टू राइट एंगल से ज़्यादा है उधर वो कभी नहीं मिलेंगे। मान लो ये ऐसा जाएगा तो ये लाइन इधर 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 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये उन्होंने पोस्टुलेट 5 में बोला, मतलब ये हुआ कुल मिला के। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यूक्लिड साहब ने, जिनको फादर ऑफ द जियोमेट्री बोलते हैं, यूक्लिड जियोमेट्री, उन्होंने अपने बारे में मतलब ये बताया कि ये हमने पोस्टुलेट दिया, ये हमने एक्सियोम्स दिया, ठीक है, ये हमने थ्योरम दिया, क्लियर है, ये हमने डिफिनेशन दिया। ये आज के टाइम में तो हम समझ सकते हैं कि आज के टाइम में पॉइंट को आप जानते हैं, लाइन को जानते हैं, रेक्टेंगल जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, सर्कल जानते हैं, हेक्सागोन जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। पर उस टाइम पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लोगों को इसके बारे में, इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने उस टाइम ये सारी जानकारी दी। इनमें से ये सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी जो जैसे कि एक्सियोम्स हो गए, पोस्टुलेट हो गए, ये प्रूव्ड नहीं है बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ये कि आप भी उसको मानते हैं कि हाँ पॉइंट तो है, लाइन है जिसकी कोई लेंथ तो है पर उसमें ब्रेड्थ नहीं है। आप सोच के बताओ कि आपने कभी लाइन के बारे में सुना है कि कोई लाइन है जिसकी ब्रेड्थ 50 किलोमीटर है या 50 मीटर है? नहीं, आप लाइन के बारे में ऐसा नहीं जानते, या ऐसा आप स्वीकार ही नहीं करते। यही चीज़, सेम चीज़ जो हम इंडिया में बैठ के किसी कोने में पढ़ रहे हैं, वैसे ही अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, राइट, ऑस्ट्रेलिया में भी। मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्लियर है। तो इस तरीके से यूक्लिड हुआ, मतलब इन्होंने ऐसा कोई मतलब प्रूव करने जैसी चीज़ नहीं दी। ठीक है, एक्सरसाइज भी गिवन है, एक्सरसाइज को हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम ट्रिक से आप जुड़े रहें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल कमेंट्स करें। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए और अच्छी एनर्जी के साथ वीडियो और अच्छे अच्छे ट्रिक्स ला के बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में इसी की, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, जो हम 9th क्लास की NCERT बुक में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। आप उसको बिल्कुल देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम जो उसकी एक्सरसाइज है 5.1 उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ना थोड़ा सा, और इंट्रोडक्शन मतलब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप क्लियरली उसको देखें, समझें। ठीक है, तो इसको समझने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अपना बिल्कुल सजेशन दें जो आपको जैसा भी लग रहा है। ठीक है, और अपना सपोर्ट बना के रखना। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, मतलब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी देना है।
आपको ट्रू फॉल्स तो बताना है, आपको रीज़न भी देना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। देखो, ओनली वन लाइन कैन बी पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट है पहला, इससे केवल एक लाइन गुजर सकती है। क्या आप ऐसा बता सकते हैं? नहीं यार दोस्त, यहाँ से बहुत सारी, मान लो ये ऐसी लाइन, कितनी ऐसी इनडेफिनिट लाइन गुजर सकती है। तो मतलब ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है, इनफाइनाइट लाइन कैन पास। ठीक है, एक पॉइंट से आप ऐसी और भी लाइन गुजार सकते हैं। ये देखो, ये ऐसी गुजर गई, यहाँ से आपने ये चलाया, ये चला दिया ये लाइन। ठीक है, पेन ठीक बराबर नहीं चल रही है, मतलब इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो, मान लो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ये है, इनसे मैं पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट वाले में बताया भी हूँ। देखो, अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो इससे इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है क्या? एक ही लाइन तो गुजर रही है। अब बताओ कहाँ, और मैं कौन सी लाइन गुजारूँ? एक ही लाइन गुजर रही ना, इनफाइनाइट कहाँ गुजर रही? नहीं दोस्त, मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। कितनी लाइन गुजरेगी? वन लाइन ओनली। ठीक है, तीसरी, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये मैं फिर से बता दूं कि कॉन्सेप्ट में मैं बताया हूँ। देखो, अगर टर्मिनेटेड लाइन है, मान लो ये टर्मिनेट लाइन हो गई यहाँ पर, तो आपको इसको प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट ये इधर प्रोड्यूस कर सकते हो, इधर 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 इधर, ये इनडेफिनेट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। फोर्थ नंबर का, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन दियर रेडियाई आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो बताओ इसमें कोई डाउट है क्या कि दो सर्कल अगर इक्वल हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी? दोस्त, रेडियस भी इक्वल होगी, रेडियस इक्वल होगी, सरकमफेरेंस इक्वल होगा। जब रेडियस ही इक्वल है तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो ये भी इक्वल होगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 22/7, आर भी तो यही सेम हो गया ना। तो मतलब ये भी सेम होगा, मतलब पहले सर्कल के लिए दूसरे सर्कल के लिए। और क्या सेम होगा? एरिया, एरिया क्या होता है? πr²। तो जब आर ही सेम है तो एरिया हो, रेडियस हो, सरकमफेरेंस सब कुछ सेम होगा, क्योंकि सर्कल तो सेम है ना, इक्वल है। तो इक्वल है तो सेम रेडियस होगी। ठीक है, तो मतलब ये भी ट्रू है। क्लियर है? फिफ्थ नंबर, फिगर 5.9, इसमें फिगर मिटा है, मैं आपको बना देता हूँ। ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये ए बी है लाइन एक, ये एक्स वाई है लाइन। ठीक है, ए बी, और ये लाइन मान लो ये पी है और ये क्यू है। कहने का मतलब ये हुआ फिफ्थ नंबर में कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो आपसे पूछा है कि एक्स वाई क्या होगा। तो आपने एक, इसका पहला पोस्टुलेट आपने देखा था कि अगर कोई एक लाइन, पहला एक्सियोम्स आपने पढ़ा था कि अगर x इक्वल टू बाई है एंड y इक्वल टू जेड है, मैं वहाँ पर ए बी करके समझाया था कि अगर a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू सी मतलब x इक्वल टू जेड हो जाएगा या a इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर ये ए बी के फॉर्म में लिखें, b इक्वल टू सी, तो यहाँ से a इक्वल टू सी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स, अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो एक्स वाई इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं? अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन 2 क्या बोला है?
गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? आपको पैरेलल लाइन डिफाइन करना है, तो क्या पैरेलल लाइन आप डिफाइन नहीं कर सकते? क्या होती पैरेलल लाइन? एक्चुअली पैरेलल लाइन देखो, ये होती पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? लिखो, ट्रू लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट। इसमें देखो कोई कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट किस में होता है? जब एक लाइन कहीं ना कहीं से उसको कट करती है, तब ये कॉमन पॉइंट होता है। तो इनमें तो ये कट नहीं करेगी, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसी सीधी की सीधी बढ़ती जाएगी, ये भी अपनी सीधी की सीधी बढ़ती जाएगी। मतलब इनमें कोई कट तो होगा नहीं। जब कट नहीं होगा तो कॉमन पॉइंट कहाँ से होगा? तो टू लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट एंड, फर्स्ट की बात करें पैरेलल लाइन, ये ऐसा शो करते हैं। एंड क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे? देखो, इनमें कोई कॉमन पॉइंट तो आएगा नहीं, ये आपने देख लिया, क्योंकि अगर ये कटिंग लाइन होगी तब तो। अब ये पैरेलल लाइन है तो इसको आप बढ़ाते जाओ ऐसे करके, तो ये होगा पैरेलल। और इनके बीच की जो डिस्टेंस यहाँ है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वही डिस्टेंस होगी, यहाँ देखोगे तो वहाँ यहाँ भी वही होगी, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वही डिस्टेंस होगी। मतलब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर है? ये होती है पैरेलल लाइन। फिर दूसरी परपेंडिकुलर लाइन, ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बताओ? आप खुद ही सोच के बता दो मुझे। द लाइन विथ टू इंच पॉइंट, क्या होगा? टू लाइन मेक एंगल 90 डिग्री। एक मान लो ये लाइन है और एक ये लाइन है, अगर यहाँ 90 डिग्री बन गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो लिख सकते हैं ना कि टू लाइन मेक 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। टू लाइन मेक 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। ठीक है? कैसे? मान लो ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी और डी। तो ए बी लाइन भी सी डी के परपेंडिकुलर है और सी डी लाइन भी ए बी के परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं होता कि ए बी लाइन सी डी के तो परपेंडिकुलर है पर सी डी लाइन ए बी के परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने इसमें मान लो कि लाइन ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया, ठीक है? या इसको चलो यहाँ पर भी L1 दे दो, ये L2 दे दो। तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, विच मीन्स कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, L2 परपेंडिकुलर है L1 के। मतलब L1 अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है L2 के साथ, तो L2 भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा L1 के साथ। ये दोनों लाइन है तो परपेंडिकुलर ऐसे होता है कि ये 90 डिग्री एक दूसरे के वर्टिकल। अब अगर इसी लाइन को आप घुमा दो, तो इसी लाइन को आप घुमाओगे तो ए बी सपोज ऐसे हो गया और ये सपोज सी डी ये लाइन हो गई, ए बी ऐसी हो गई। मैं इसी लाइन को ये घुमा दिया हूँ तो अभी भी वो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है? ये इधर भी 90, इधर भी 90। ठीक है? और ये एक लाइन के सीधा ये पूरा एंगल 180 होता है। ये यहाँ से भी 180, ये पूरा 180 होता है। मतलब एक लाइन के एक साइड का एंगल और दूसरी साइड का एंगल 180। तो 180 में से आधा ये 90 हो गया, आधा ये 90 हो गया। क्लियर है? फिर तीसरा क्या पूछा? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? लाइन सेगमेंट को, द लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मान लो ये एक लाइन हो गई, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मीन्स आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? अ लाइन विथ टू
एंड पॉइंट आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब इनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है लाइन के, उन्हीं को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर अगले चौथे वाले में क्या पूछा था, रेडियस ऑफ सर्कल। फोर्थ पार्ट, रेडियस ऑफ सर्कल। ये बताओ क्या होती है। क्या अब मान लो ये सर्कल है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस या सेंटर, सर्कल का सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी यही होती है। तो इसी को शब्दों में अब लिख दो, द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर्कल is called रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना। फिफ्थ नंबर क्या पूछा था, फिफ्थ में स्क्वायर पूछा है। तो स्क्वायर क्या होगा, कैसे बनाते हैं स्क्वायर, ये लो हमने स्क्वायर बना दिया। मतलब इसकी कंडीशन क्या है, एक तो क्लोज फिगर है, पहली बात क्लोज फिगर है, चार साइड है और चारों की चारों साइड इक्वल है। ठीक है, क्लोज फिगर है, देखो इसी में आप डेफिनेशन बना सकते हो, पहला क्लोज है, दूसरा फोर साइड है, तीसरा क्या होगा, ऑल साइड आर इक्वल है, और एक और कंडीशन इसमें चौथी, इंटरनल एंगल, ऑल इंटरनल एंगल आप लिख दो, ऑल इंटरनल एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो वो स्क्वायर है। अब आप कहोगे कि देखो चार साइड है तो ठीक है, चार साइड का तो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है, कोई सा, तो चार साइड स्क्वायर में भी होती तो क्वाड्रिलेटरल चार साइड का हो गया, चारों साइड इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री आप नहीं बताओगे कि चारों साइड, चारों जो इंटरनल एंगल होते हैं, चारों अगर इंटरनल एंगल 90 नहीं है तो वो फिर स्क्वायर ज़रूरी नहीं है, फिर वो ऐसा हो जाता है एक, और ऐसा क्या होता है, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, बट ये क्या है, स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, ये रोम्बस हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं ये स्क्वायर हो। क्यों, क्योंकि देखो इसका एंगल जो है वो 90 नहीं है, ये एंगल ये का है 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, और ये दो एंगल 90 से कम है, तो इसके एंगल जो है रोम्बस के 90 नहीं होते हैं चारों एंगल इंटरनल, बट स्क्वायर में और रेक्टेंगल में एंगल तो इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है दो दो, और स्क्वायर में चार की चारों साइड इक्वल होती है। ये होती है डेफिनेशन किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि टू पोस्टुलेट हैं। ठीक है, टू पोस्टुलेट गिवन है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लो कि हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक ए है और ये पॉइंट एक बी है। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर मान लो कहीं एक सी है, ठीक, तो ये तीन है, तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये बोला है। सेकेंड वाले में क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मान लो जो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट नहीं लाई करते। ठीक,
डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। देखो इसमें तो अगर टर्म के डिफाइन करने की बात आए तो इसका आंसर क्लियरली है, और आपके बुक में भी दिया है आंसर कि ऐसे देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म। इसमें अनडिफाइंड टर्म बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो कि यूक्लिड साहब ने पॉइंट को डिफाइन नहीं किया, लाइन को डिफाइन नहीं किया, डायरेक्ट बता दिया कि ऐसा होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ नहीं होती, पॉइंट है, एक यूनिवर्सली ट्रूथ है। तो आप इसको लिखोगे कि देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, क्लियर। दे आर कंसिस्टेंट, यहाँ पर बोला है ना कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, हाउएवर दे कैसे हैं, बिकॉज क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि दे डील्ट विथ टू डिफरेंट सिचुएशन, बिकॉज दे dealt with टू डिफरेंट सिचुएशन। कौन सी दो डिफरेंट सिचुएशन है, देखो एक सिचुएशन ये दी है कि मान लो कि तीनों उनके बीच में कोई टर्म है, दैट मीन्स कि वो एक लाइन में आएंगे। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि ये बोला है दूसरे वाले में कि ये 3 पॉइंट हैं और तीनों एक लाइन में नहीं है, तो आप बताओ कि इनसे एक लाइन कैसे बना सकते हो। इनसे तो एक लाइन बन जाएगी, इन दोनों पॉइंट से भी एक लाइन मान लो बन गई, इन पॉइंट से भी एक लाइन बन गई, पर तीनों को मिला के एक लाइन तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। क्लियर है। फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड है क्या है, डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियोम्स, एक एक्सियोम्स दिया है, पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। हाउएवर दे फॉलो एक्सियोम्स, एक एक्सियोम्स है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, एक्सियोम्स को फॉलो करते हैं, पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। इसका आंसर क्लियरली आपकी कॉपी में बुक में दिया है, आप उसको देख लेना, मैं इतना समझा दिया हूँ। ठीक है, कि अगर तीनों एक ही लाइन में है तो एक अलग कंडीशन हो गई, तीनों एक लाइन में नहीं है तो वो अलग कंडीशन हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ 2 पॉइंट, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी। मान लो कि ये ए है, एक ए है, ये बी है, एक पॉइंट है एक लाइन पर, वहाँ पर एक पॉइंट सी है। ठीक है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। अब जब ए सी इक्वल टू बी सी है तो आप क्या समझते हैं कि सी जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तभी ए सी इक्वल टू बी सी होगा। गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। आपने ये फिगर बना दिया। ठीक है, आपको ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी, तो आपको प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, दिस मच ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। पहली बात तो आपकी माइंड अपने आप ही समझ गई होगी कि अगर ये एक्स है और ये एक्स है, क्यों एक्स है, एक्स है दोनों, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी दिया है। ठीक है, तो ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स है, तो ए सी मतलब एक्स जो है वो ए बी कितना होगा, ए बी एक्स प्लस एक्स, 2x होगा ए बी, तो ए बी का आधा ये होगा, तभी तो ये x इज इक्वल टू एक्स आएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये प्रूफ है। प्रूफ ऐसे करेंगे कि मान लो कि हमने एक एग्जाम्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें इक्वल है, दो चीज़ें इक्वल है तो उसमें हम कुछ भी ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें तब भी इक्वल ही रहती हैं। या दोनों में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें तो भी इक्वल रहती है, दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करें
तो भी इक्वल रहती है, दोनों में कुछ सब्ट्रैक्ट मतलब डिवाइड करें, डिवीज़न करें तो भी इक्वल रहती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। तो ये ए सी है, हम दोनों साइड ए सी को ऐड कर दिया। मान लो ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, अभी भी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये पहला गिवन है। ठीक है, अगर ये इक्वल है बाय एक्सियोम्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ए सी प्लस ए सी, ये 2ac हो जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, दिस इज ए सी प्लस दिस इज ए बी सी, तो ए सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। होगा ए बी। क्लियर है? विच इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये हाफ ऑफ ए बी, और अपने को यही प्रूव करना था। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? ये ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आया, ऐसे ही आप ये बी सी को भी ऐसे प्रूव कर सकते हो, बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कर सकते हैं ना? ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। आपसे केवल पूछा यही है प्रूव करने के लिए, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन क्वेश्चन नंबर 4 इफ सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। देखो सीधी सी बात है कि अगर वो ए सी और बी सी बराबर हैं तो सी जो है मिड पॉइंट होगा। इफ सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, ठीक है, ये इफ सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है, देखो अगर ये लाइन ए और ये लाइन बी है, अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही बात कर रहे हैं क्योंकि बोला है इन क्वेश्चन नंबर 4, तो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट सी है जो मिड पॉइंट है, और मान लो प्रूव दैट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट और है ऐसा जो कि मिड पॉइंट है, और ये सी एंड डी दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं। ठीक है, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि सी एंड डी दो डिफरेंट पॉइंट हैं और दोनों के दोनों मिड पॉइंट हैं ए बी के। तो आप ये जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऐसा होगा नहीं। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कोई एक ही होगा, और अगर 2 पॉइंट होंगे तो वो कोइंसाइड करेंगे। बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि सी एंड डी दो डिफरेंट पॉइंट हैं और दोनों मिड पॉइंट हैं। जो कंडीशन गिवन है उसके कंट्राडिक्ट चल रहे हैं, उसके हम कंट्राडिक्ट विरोधाभास लेके चलेंगे, और अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे दैट मीन्स कि सी एंड डी दोनों एक ही पॉइंट होंगे। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि देयर आर, मान लो लेट सी एंड डी आर टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, एंड दे आर लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। ए सी इक्वल टू बी सी दिया है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 को रेफरेंस मानो, तो ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है। ये देखो ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये इतना गिवन है आपको। जब ए सी इक्वल टू बी सी आपको गिवन है और आपने क्या निकाला, आपने यहाँ से एक तो फार्मूला निकाल लिया था, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी निकाल लिया था। कैसे? देखो मैं ए सी में ए सी को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी एक आपने एक्सियोम्स पढ़ा है कि किसी भी अगर दो इक्वल चीज़ें हैं उनमें कुछ भी इक्वल ऐड करोगे तो वो इक्वल ही आएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, तो यहाँ हम ऐड वाली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सम वाली। तो ये ए सी प्लस हमने बी सी किया, तो यहाँ से 2ac इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी ये पूरा इतना और प्लस बी सी ये इतना, विच इम्प्लाइज ये ए बी होगा।
तो क्या हम ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कह सकते हैं? पहला हमने प्रूव किया। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना? और अगर हमने डी को मिड पॉइंट मान लो डी को हमने मिड पॉइंट मान लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग ये ए डी इक्वल टू डी बी भी तो होगा या बी डी भी तो होगा। क्यों नहीं होगा? ए डी इज इक्वल टू बी डी भी तो होगा। अगर हमने डी को मिड पॉइंट मान लिया कि डी मिड पॉइंट है, सी एंड डी दो मिड पॉइंट हैं अगर, तो ए डी इक्वल टू बी डी भी होगा। अब ए डी हम दोनों साइड ऐड कर दें, ए डी प्लस ए डी जैसा हम पहले वाले में किए हैं, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी अथवा डी बी, ये 2AD हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस डी बी अथवा बी डी, ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ से ए डी इज इक्वल टू, अब क्या निकाल लोगे? हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ये सेकेंड है। अब देखो, अगर ए बी हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी है, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए डी है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए डी हो गया। मतलब अगर राइट साइड इक्वल है दोनों में, तो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल होंगे। ए सी इक्वल टू ए डी, मतलब आप ये बताओ कि ये ए सी भी और ए डी की इक्वल है। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? विच इम्प्लाइज सी एंड डी आर सेम पॉइंट and not different and they are coincide। सी एंड डी जो पॉइंट हैं, वो जो हमने माना था कि हमारा एजम्पशन टू डिफरेंट पॉइंट हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आर एजम्पशन ऑफ सी एंड डी आर डिफरेंट पॉइंट इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा जो एजम्पशन माना था कि सी एंड डी दो डिफरेंट पॉइंट है, वो रॉन्ग हो गया। सी एंड डी आर क्या हो जाएगा? सेम पॉइंट एंड कोइंसाइड। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? बताओ, नहीं है ना? सी एंड डी दोनों सेम पॉइंट होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? कहीं हुई कोई दिक्कत? नहीं हुई ना? क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है? देखो, इन फिगर 5.10 दिस इज फिगर, इफ ए सी इक्वल टू बी डी, ये रहा ए बी सी डी, ए सी इक्वल टू बी डी देन ए बी इक्वल टू सी डी आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है? गिवन ए सी इज इक्वल टू बी डी फ्रॉम फिगर, देखो ए सी क्या है? ए सी ये पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ, तो ए सी को आप ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, एंड ये क्या बोला दूसरा वाला? बी डी, तो ये वाला बी डी है, ये बी डी है, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये मान लो गिवन था फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, आप जो भी मान लो, जो भी आपको मानना है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए सी इक्वल, देखो
ए सी इक्वल टू बी डी ये गिवन है, तो ए सी की वैल्यू पुट करो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू पुट करो बी सी प्लस सी डी। ये बी सी अभी आपने पढ़ा है कि अगर दो एक्सियोम इक्वल हैं तो उनमें कुछ ऐड किया जाए तो भी वो इक्वल होते हैं। तो अगर ऐड किया जाए तो उनमें कुछ सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, तो ये ए सब्ट्रैक्ट करें तब भी इक्वल होता है। तो ए बी प्लस बी सी जो दोनों में चीज़ें हैं उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड से। बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, ये हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपस में कट जाएगा और ये इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बाय कैंसलिंग एक्सियोम्स। ठीक है, कैंसल्ड बाय एक्सियोम्स, इसमें ये लिख देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो यही अपने को प्रूव करना था क्या, ये तो आपको बना बना के मैं समझाया हूँ कि आपको ऐसे कॉपी में लिखना है, टिप टाप करना है। आपको दिख रहा है कि ए सी और अगर बी डी इक्वल है तो ए सी में आप ए बी प्लस बी सी लिखोगे और बी डी में आप बी सी प्लस बी डी लिखोगे। तो बी सी दोनों में कॉमन, तो ये तो दोनों कॉमन हो गया, तो बचा क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी। आप ऐसे लिखो, देखो ना, ये ए सी को डायरेक्ट लिखो आप, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी डी को क्या लिखोगे, बी सी प्लस सी डी। ये बी सी कट गया तो बचा क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, पर ये आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि आपको एग्जामिनर को थोड़ा दिखाना है कि हाँ आपको पता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको मान के जो आप डायरेक्ट जो यहाँ वैल्यू पुट किए हैं ये डायरेक्ट इनको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, इसको थर्ड दे दिए, जो गिवन है उसको फर्स्ट दे दिए। बस तीनों इक्वेशन को यूज़ करके फिर ये आपने जो चीज़ आप यहाँ से ये लेफ़्ट की राइट की कट कर सकते थे, तो आपके पास एक्सियोम्स है तो दोनों साइड कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम थिंग्स जो आपके पास प्रेजेंट थी कि आपको वही कट जाए। ठीक है, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है वाई एक्सियोम्स 5 इज इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम। यूक्लिड की जो कितनी एक्सियोम्स दी है, 7 दी है, उनमें से एक्सियोम्स 5 है ना, तो उनमें से जो 5th नंबर की एक्सियोम्स है, लिस्ट ऑफ द एक्सियोम कंसिडर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं हो रही, एक्सियोम्स के बारे में बात हो रही। एक्सियोम्स 7 है, डेफिनेशन 7 है, एक्सियोम 7 है और पोस्टुलेट 5 है। आपने पढ़ा DAP। ठीक है, 7 7 5। ठीक है, देखो तो जो 5वें नंबर का एक्सियोम्स क्या कहता है, क्यों वो ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, उसको आपका रीज़न देना है। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सियोम्स जो है, जो 5th नंबर का एक्सियोम्स था वो सिंस this axioms is true for anything in any part of the world, hence this is यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं आपको पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें सारी एक्सियोम्स को क्लियरली डिस्कस किया था, आप उसको देख लेना। क्यों, क्योंकि हमें उसके प्रूफ्ड से मतलब नहीं है, उसको दुनिया सारी समझती है कि हाँ ये ऐसा होता है तो होता है, तो उसके प्रूफ में कोई नहीं जाते। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात थी, उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया मानती है, इसलिए वो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ में गिनी जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंक्लूड। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। यूक्लिड ज्योमेट्री छोटा सा टॉपिक था,
इसमें मैं आपको पहले एक लेक्चर में आपको छोटा सा लेक्चर, छोटे छोटे हैं दोनों, एक लेक्चर में मैं आपको बता दिया हूँ कि यूक्लिड के जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें से आप उसको क्या क्या उसके बारे में पढ़े हैं, डिफिनेशन है उसके बारे में, एक्सियोम्स है उसके बारे में, ठीक है, और पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, ये डिफिनेशन 7 पढ़े हैं, ये 7 पढ़े हैं और ये 5 पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़े हैं, तो इसके बारे में मतलब ये ऐसा है, तो मतलब ये चीज़ें आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। एग्ज़ाम ट्रिक्स को आप सपोर्ट करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूँ, एनर्जी मुझे मिलती है उसी आपके सपोर्ट से कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो और मेहनत करके बनाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।